बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज फेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है बीइंग मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। एंड चलिए हम इसी टॉपिक से फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। उससे पहले, ये पार्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज मेंट बाय मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक बात समझा दूंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, जस्ट अ मोमेंट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आज आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट वन वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, सो यू नीड नॉट टू सर्च फॉर एनी अदर पार्ट्स। ओके बच्चों, सो मैटर कितने फॉर्म में होता है मालूम बच्चों? सॉलिड, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, मैं यहाँ लिख दूँ। सो मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। जो मैटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट बीइंग सॉलिड, सेकेंड बीइंग लिक्विड एंड थर्ड बीइंग गैस। तो आई एम श्योर आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड में लें, एज एन एग्जाम्पल दैट इज आइस। लिक्विड में हम वाटर ले सकते हैं, और गैस के लिए हम वाटर वेपर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम ऑडिबल एंड क्लियर विथ माई वॉइस। तो ये हमारा कुछ बात है। अब जब हम इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि भाई बिहेवियर क्या होता है मैटर का। देयर सो मेनी बिहेवियर्स ऑफ मैटर। वो टेम्परेचर में किस तरीके से काम करता है, ज़्यादा टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, प्रेशर में, ज़्यादा कम प्रेशर का किस तरीके से काम करता है, ये सब हमारा काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, और ऐसा वैसा नहीं, कंटिन्यूस मूवमेंट, रेस्ट बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस मूवमेंट। ठीक है बच्चों, आगे अब हम लाइन वाइज लाइन समझते हैं कि टॉपिक क्या हमारा, आगे और अच्छे से समझते हैं बच्चों। आई एम श्योर इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइज। एंड इफ़ यू वांट नोट्स प्लीज कमेंट में कि आपको नोट्स भी चाहिए। एंड इफ़ यू वांट इवन सॉल्यूशंस ऑफ publishers, that is allied publishers, selena publications and frank solution also I have, as well as मैं आपको रिविजन भी करा दूंगी। एक सीरीज निकालूंगी मैं, 20-30 मिनट सीरीज जो होगा उसमें आई कंप्लीट द होल चैप्टर विद द रिविजन। बस आपको पहले ये देखना ज़रूरी है, इसके बाद ही वो देख सकते हैं आप, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे टॉपिक से, दैट इज अ मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब अब फॉर एग्जांपल हम लेंगे, ये एक सब्सटेंस है, इसमें एक हमारा सब्सटेंस है। ओके, मॉलिक्यूल्स, छोटे 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 छोटा मॉलिक्यूल्स है, और ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। मतलब सॉलिड में फॉर एग्जांपल आइस ले रहे हैं, ये आइस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब बोलो आप, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल एक शेप का होगा, एक साइज का होगा, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी का होगा, और एक मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रॉपर्टी का होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो इसलिए ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल एट अ सर्टेन कंडीशन। जब अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस इस्तेमाल करें तो हमें कंपोजिशन, शेप एंड साइज में भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूस मोशन। तो मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, ये लोग एक टाइम के बाद स्टॉप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आइस के मॉलिक्यूल्स होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये आइस ले रहे हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या मॉलिक्यूल्स कुछ टाइम तक, फॉर एग्जांपल ये 10 मिनट्स तक रहेंगे, उसके बाद पानी को क्या होगा? पानी गायब हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ टाइम तक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये लोग कभी रुकते ही नहीं है, कभी नहीं रुकते लोग। दे डू नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट। अगर कोई कह रहा है कि भाई मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं आफ्टर अ टाइम, दे आर रॉन्ग। ठीक है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 बातों पे डिपेंड करते हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स, और एक किस किस्म का मॉलिक्यूल है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है और एक सॉलिड मॉलिक्यूल, इन दोनों की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। जो मोशन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ये लोग चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर से जल्दी मूव करते हैं लोग, कम टेम्परेचर से बहुत हल्का हल्का मूव करते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं मूव करते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी मैंने नाम लिया था, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है बच्चों, अट्रैक्शन होता है, किस तरीके से अट्रैक्ट करें, कितना अट्रैक्ट करें,
और ये डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब सॉलिड्स में किस तरीके से ये अरेंज्ड है, टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो लोग एक दूसरे के साथ गिजड़ बिजड़ होते हैं। टाइटली पैक्ड यानी कि बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होती। देखो ऐसे कुछ, दे आर नॉट सिक्स बेटा, दे आर सर्कल्स, ठीक, स्पेस ही नहीं होती, बिल्कुल गिजड़ बिजड़ होते हैं। आई एम श्योर मैंने नीचे दी होगी फोटो, या देयर इज फोटो। नेक्स्ट इज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लोग वाइब्रेट कर सकते हैं पर अपनी पोजीशन से हटते नहीं है। मतलब अब आप बोलोगे काइनेटिक्स मतलब मैम ने कहा कंटिन्यूस मूवमेंट, फिर कह रही हैं कि भाई ये अपनी पोजीशन से हटते नहीं। मतलब देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मूव इसलिए नहीं कर सकते अगर फॉर एग्जाम्पल वो अपने जगहों पे से मूव करेंगे। अब मैंने अभी कहा आपको टाइटली पैक्ड मतलब मूव करेंगे ही कैसे, वो लोग मूव कैसे करेंगे, राइट, दे आर रिजिड एंड हार्ड, तो इन लोगों में कम होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। दिस इज व्हाट द डायग्राम लुक लाइक। देखिए आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आप देख सकते हैं कितनी कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इतनी कम मॉलिक्यूलर फोर्सेस है मतलब आप एक जगह पे ऐसे करीब ठहरे हुए हो किसी के साथ, सो विल यू बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग? नो, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज जो सॉलिड्स होता है इनका फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि डेफिनाइट शेप होता है, यानी कि एक ही शेप के होते हैं। आप आइस देख सकते हैं, आप जो मतलब आइस क्यूब्स में रखते हैं वही फॉर्म में होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप शक्कर से क्यूबिक फॉर्म में होती है, क्या आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो? नहीं। सॉल्ट का फॉर्म आप चेंज कर सकते हो? नहीं। पाउडर का फॉर्म आप चेंज कर सकते हो? नहीं। तो ये लोग फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम में होते हैं और ये लोग कभी कंप्रेस नहीं हो सकते। जब हम फॉर एग्जांपल हीट करेंगे सॉलिड्स को तो अलग हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी आई एम श्योर आपको पता ही होगा, ये बढ़ जाती है कि जब आप हीट करते हो सॉलिड्स को उनकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब अगर हीट एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, हीट एनर्जी का मैं ऐसे एग्जाम्पल कर रही हूँ, अगर हीट एनर्जी बढ़ जाए तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहते हैं बच्चों नोट्स, प्लीज कमेंट में, आई डेफिनेटली पुट अप द नोट्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन द वाइब्रेशन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बढ़ते हैं। जब वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मतलब अगर मैं ये बात को कंक्लूड करने की कोशिश करूँ कि होता क्या है, तो जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी से वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशन से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ेगी, इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। बस समझ में आ गई है बच्चे, दिस इज द फ्लोट ऑफ दिस थिंग, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिक्विड्स पे जाते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्लाइटली फर्दर अपार्ट होते हैं, यानी कि लोगों के पास थोड़ा हल्की सी स्पेस होती है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्की सी स्पेस होती है। और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये कम स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि ये लोग टाइटली पैक नहीं होते, हल्का सा लोगों में स्पेस होती है, इसलिए लोगों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है और ये अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है बोले तो जो लिक्विड्स होते हैं इनका कोई अपना खुद का शेप नहीं होता, तो इस शेप ऑफ कंटेनर लेते हैं और ये फ्लो करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, इसलिए वो लोग अपनी पोजीशन से हट सकते हैं। अभी मैंने कहा जैसे कि दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप बट दे डू हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब इनकी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। जब हम हीट करेंगे लिक्विड्स को तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। हमने सॉलिड्स में क्या पढ़ा था, बढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीकर होंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत गिजड़ बिजड़ तरीके से मूव करेंगे वगैरह, इसलिए मतलब गिजड़ बिजड़ तरीके से। और लिक्विड्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे बट स्लाइटली, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस समझ में आ रही है या फिर मैं फ्लोट चार्ट लिखूँ? ठहरिए मैं फ्लोट चार्ट लिख देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए पॉइंट है क्या। सॉरी बच्चों, ये बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू ना बच्चों, इट इज़ टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर मी, क्योंकि ये ब्रशेज ऐसे अच्छे नहीं हैं। आई एम श्योर आई शुड चेक अप एनी न्यू थिंग्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुका है आपको आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका क्या है बच्चों, इट इज़ नॉट मच मोर बड़ी थिंग, इट इज़ दैट कि जो जब हम हीट एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी बढ़ाएंगे वाइब्रेशन होगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे और एक्सपेंशन कम होगा, बहुत हल्का होगा। सॉलिड्स में हीट एनर्जी बढ़ी, सॉलिड्स के लिए बात करूँ बच्चों ताकि एक रिविजन हो जाए आपको, जब सॉलिड्स के लिए हमने बात की तो हीट एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है बच्चों।
बात समझ में आ गई आपको? ये एक फ्लो चार्ट है, आई एम श्योर ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप दोबारा सुनोगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और लिक्विड्स हमारे हल्के से कॉम्प्रेस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिक्विड्स हमारे हल्के से कॉम्प्रेस भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए आपने किस तरीके से उसने कंटेनर का ही शेप ले लिया। ठीक है बच्चों, देखिए इतने स्पेसेस, मैंने कहा बहुत हल्के हल्के स्पेसेस होते हैं, ज़्यादा स्पेसेस नहीं होते, बट स्टिल देयर इज सो मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जहाँ पे हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है। विच मीन्स देखो आप यहाँ पे फोटो भी है, ये देख सकते हैं कितने दूर दूर है हमारे जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, बहुत दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है वो बिल्कुल कम, नेग्लिजिबल, मतलब होती ही नहीं है जैसा समझ लो। और मॉलिक्यूल्स आराम से फिरते रहते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, जो भी आप स्पेस में रख दोगे उसी शेप का जो है ना ये लोग अपने आप को बना लेंगे। ठीक है, और ये आराम से कंप्रेस भी हो सकती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये बलून ले लो, आपके हाथ में बलून आया, आप क्या करोगे, इसे पुश करोगे, दबाओगे, इस तरीके से हाथ में पकड़े हो गया, और इसे आप क्या करोगे, प्रेस करोगे, प्रेस करोगे, प्रेस करोगे, अच्छा दिखता है, प्रेस करना तो हम दबाते रहेंगे उसे। ठीक है, दैट इज व्हाट गैसेस आर। नाउ चेंज ऑफ स्टेट एंड ओवरव्यू। अब स्टेट चेंज होता है ना बच्चों, आइस से वाटर होता है, जब हम रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रीजर में जब हम आइस रखते हैं, वो आइस को हम बाहर निकाल के रखते तो वाटर में चेंज हुआ, उसको जब हमने बॉईल किया तो वो वाटर वेपर बन गया। वेरी इजी एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फर्दर स्टडीज एज वेल। ठीक है बच्चों, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, मेल्टिंग मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना, मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड फ्रीजिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड, बर्फ जमा रहे हो, जब आप बर्फ को गुलाओगे तो इसे मेल्टिंग यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, जब आप पानी को बर्फ बनाओगे तो लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, जब आप पानी को बॉयल करोगे तो वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, अगर आप वो वेपराइज यानी कि वो गैस को अगर आप लिक्विड में बदलोगे तो हम उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन नॉर्मली नहीं होता है पॉसिबल, लेकिन हाँ एट अ सर्टेन केस ये सिर्फ पॉसिबल होता है केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में और या फिर कुछ सर्टेन सिचुएशंस में। आपको ये और दो चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में होती है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो सब्सटेंस है ये चेंज होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंटर नहीं होता, मतलब सॉलिड स्टेट था इसे डायरेक्ट गैसियस स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट का इसमें कोई काम ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आइस से डायरेक्ट वेपर हो गया। ठीक है, डिपोजिशन मतलब ये ऑपोजिट होता है, इसमें क्या होता है जो सब्सटेंस होता है ये चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। फ्रॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए बच्चे, ड्राई आइस, अभी मैंने आपको आइस के ताल्लुक से कहा कैम्फर एंड नैफ्थलीन जो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ऐसे सब्लिमेशन, ऐसे सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, विदाउट एंटरिंग यानी कि लिक्विड स्टेट एंटर नहीं करता। डिपोजिशन मतलब गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदलना, जैसे कि फ्रॉस्ट होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आई एम क्लियर। ठीक है, ये कोई डिड्यून हुआ जो हमें ज़रूरत नहीं है समझने की, कोई एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए होते नहीं है बच्चों। ठीक है, अब क्या है हमारा चेंज ऑफ स्टेट, कैसे अफेक्ट हो रहा है हमारा टेम्परेचर अफेक्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये मैं ज़रा क्लियर कर दूँ आपके लिए। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये काइनेटिक एनर्जी होती है, भाई मैंने कहा ना काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे लोग मूव कर सकते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिर्फ 2 पार्टिकल्स के बीच में होता है, जैसे कि आइस एंड वाटर, वाटर एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर एंड आइस। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बच्चों में, साथ में आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कुछ ज़्यादा टफ नहीं दे रही हूँ मैं आपको एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, अभी मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रैक्टिकल्स ऑफ मैटर की, जब एक पार्टिकल मूव करता है एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, मतलब जब वो मूव करता है तो कुछ एनर्जी लगती है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आप पैदल चलोगे, आपकी कुछ एनर्जी लगेगी, एनर्जी जब खर्च होगी तो ही आप मोशन कर पाओगे यानी कि चल पाओगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है बच्चों, नाउ देयरफॉर दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा ना आपको ये मूव करते हैं, जब मूव करते हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, जो पार्टिकल होता है हर पार्टिकल अपने नज़दीकी पार्टिकल के साथ एक अट्रैक्शन बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल चलिए, अगर आपके पास एक नया स्टूडेंट आ जाए, आपकी क्लास है, बड़ी सी क्लास है, अबाउट 26 स्टूडेंट्स है, यहाँ से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट आता है, यहाँ पे टीचर कहती है कि भाई बच्चों, ये न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम XYZ है, ओके, एंड आपको इनसे घुल मिलना है, इनको सब चीज़ें बतानी है कि आपका अब तक सिलेबस क्या हो चुका है, क्या क्या करने वाले हैं हम लोग आगे, पूरा सिलेबस आपको समझाना है इन्हें, हर चीज़ पढ़ाना है इन्हें, ठीक है। दिस इज व्हाट पार्टिकल भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दूर दूर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी यहाँ बेस्टी बैठी हुई है, बेस्टी, ओके। अब ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, बहुत डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि बातचीत नहीं कर सकते भाई। सेकेंड रो में एक लड़की XYZ बैठी हुई है, उसकी बेस्टी 4th 5th रो में बैठी हुई है, बताइए कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है बच्चों। नाउ अ डिक्रीज इन डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर करीब करीब बैठे, भाई बेस्टी बेस्टी करीब बिठा दी है मैम ने, बड़ा रहम आ गया था मैम को, बेस्टी बेस्टी करीब बिठा दी, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी बातचीत टॉकिंग बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, गैसियस स्टेट में, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। मैंने कहा ना आपको, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। जब सॉलिड में मूवमेंट ही नहीं होगा तो हाउ विल इट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, गैस में ज़्यादा मूवमेंट है इसलिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लोग करीब है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो इसलिए सॉलिड में पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं इसलिए कम है, गैस में तो बहुत दूर दूर है, कोसों कोसों दूर होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर हमारे कॉन्सेप्ट से। सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये आपको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। जब सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ओके। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एज अ रिजल्ट वाइब्रेटिंग बढ़ती है, और ऐसी वैसी स्पीड से नहीं भैया, ग्रेटर स्पीड से बढ़ती है, ठीक है बच्चों। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये हेल्प करती है पार्टिकल्स, क्योंकि भाई पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल अब बंद करो, अब काइनेटिक एनर्जी को चलाओ, ठीक है बच्चों। अब ये जब अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं तो ये आराम से फिरते हैं, कॉन्सिक्वेंटली जो सब्सटेंस है अब ये मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। अब आपको क्लियरली तो नहीं समझ में आ गया, आई एम एक्सपेक्टिंग इट, आई टेल यू वंस अगेन। फॉर एग्जाम्पल भाई ये सॉलिड सब्सटेंस था, सॉलिड सब्सटेंस को आपने हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, विच मीन स्पेस ज़्यादा हुई। अब स्पेस ज़्यादा हो गई तो हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट। समझ आ रही है आपको, जब आपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगे, तो विच मीन्स पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और ये क्या हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि आइस हम मेल्ट होने लगे, ठीक है बच्चों। और लिक्विड के पास एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है जिसके थ्रू लोग सॉलिड्स में बदलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पानी का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आई थिंक सो देयर इज अ डिस्टर्बेंस ओवर हियर, प्लीज़ चेक आउट बच्चों। अब हम और बड़ा इतनी हीट करने लगे हम आइस को, वाटर में चेंज होने के बाद भी हम इसे बस गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी। अब वेलोसिटी बढ़ी, एक सब्सटेंस पे क्या हो गया, इतनी एनर्जी मिल गई कि पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी तरीके से टूट गया कि प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो अब ये इस पोजीशन पे क्या हुआ, ये जो लिक्विड स्टेट था, यानी कि जो हमने पानी बनाया था वो पानी अब गैसियस स्टेट में हो गया, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इसका पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर मैं इजीली समझा, देखो बच्चों एक इक्वेशन के थ्रू समझा देती हूँ आपको, बहुत ईजी समझना है आपको। देखो बच्चों, सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट था यानी कि आइस था, आपने हीट दी, लिक्विड बन गया यानी कि पानी, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा, फॉर एग्जांपल सॉलिड बन गया, एक मिनट बच्चों, हाँ, हीट हुआ, आइस से वाटर बना, वाटर से आपने हीट किया, डबल कर दिया आपने हीट, फिर हीट करी, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, विच मीन्स वाटर वेपर बन गया। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग।
अब ये क्या हुआ, ये मेल्टिंग पॉइंट था, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड टू गैस क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि जब वाटर से आइस बने, सॉलिड टू वाटर, फिर से बता देती हूँ बच्चों, सॉलिड से हमने लिक्विड चेंज किया, लिक्विड से हमने गैस चेंज किया, ठीक है बच्चों। जब सॉलिड टू लिक्विड हुआ, एक मिनट बच्चों, हीट यानी कि आइस हीट होके क्या बनी, वाटर, वाटर हीट होके क्या बना, वाटर वेपर, ठीक है बच्चों। अब इसे क्या कहते हैं हम, सॉलिड टू लिक्विड, हम इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, लिक्विड टू गैस हम इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का है जब लिक्विड टू सॉलिड यानी कि ये फॉर्म हो तो हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब वाटर से आइस बने। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से समझना था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं आइस से वाटर में तो जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक आइस मेल्ट ना हो पानी में, मतलब आइस से वाटर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आइस क्लियरली बेल्ट नहीं हुई है, अगर बेल्ट हुई तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा ऐसा वॉइस आ रही होगी आपको। ओके, नाउ जो सप्लाइड हीट है इज यूज्ड अप फॉर चेंजिंग वाटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। तो मतलब जब आपको आइस से वाटर में चेंज करना तो कुछ तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा आइस बगैर टेम्परेचर बढ़ाए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। मैम समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए प्लीज़। तो समझिए, देखो बच्चों, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, आइस से वाटर बनता है तो हीट लगी, हीट लगी तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना भाई, लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट बढ़ते जा रही है। हीट एनर्जी आइस को मिल रही है और आइस कोशिश कर रहा है, यानी कि आइस मेल्ट हो रहा है और पानी में बदल रहा है। फिर से समझ में नहीं मैम, फिर से बताइए, एक मिनट बच्चों, फिर से समझाते हैं और क्लियरली समझाते हैं। जब आइस से वाटर हो तो कुछ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप हीट एनर्जी लोगे तो डेफिनेटली आपका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो हीट है ये आइस अब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो आराम से मेल्ट हो जाए पानी में, और ये जो हीट आइस अब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। बच्चों मैं आपको इसलिए 2 से 3 बार समझाती हूँ क्योंकि डेफिनेशंस आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसलिए 2-3 बार समझाने से आपको दिमाग में एकदम छप जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम है अभी बच्चों, टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोशिश करूँ आपको जितना हो सके उतना डिटेल में समझो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने लेटेंट हीट समझा, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ज़रा ये मैम ये भी समझा दीजिए। समझाते हैं आपको बच्चों, जो अमाउंट ऑफ हीट है हमें 1 किलो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए मदद करे बगैर टेम्परेचर चेंज। बच्चों जब लेटेंट हीट का नाम आ जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम अब ले लेंगे 1 किलो शक्कर है भाई, आप उसको कैरामलाइज करें, 1 किलो शुगर, यू आर हीटिंग इट टू गेट इट कैरामलाइज्ड, ठीक है, बट आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, आप फुल मीडियम पे ही कर रहे हो उसको, आप स्लो नहीं कर रहे हो, मीडियम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मध्यम आंच नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप हाई हीट पे रख रहे हो। तो जो हीट होगी यानी कि जो लेटेंट हीट होगी वो 1 किलो शुगर अब्जॉर्ब करेगा सो दैट इट मेल्ट्स इनटू कैरामल। अब जो अमाउंट ऑफ हीट इस्तेमाल हो रही है यानी कि कितनी 1 किलो शक्कर को इस्तेमाल हो रही है, यानी 1 किलो शक्कर कितनी हीट इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो कैरामलाइज हो जाए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। विदाउट इन्वॉल्व ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन बस क्या हो रहा है, जो हीट है ये क्या कर रही है, 1 किलो शक्कर को कैरामलाइज कर रही है। आप शक्कर ले लो, कोई भी सॉलिड ले लो, उसको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, जितनी आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुई उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अभी आप प्लीज़ टिक आउट कर देना बच्चों, जो आइस के लिए लेटेंट हीट है ये 334 किलोजोल किलोग्राम, ये अप्लाई करता है 334 kg ऑफ हीट हैज़ टू बी प्रोवाइड, यानी कि 334 किलो जॉल्स इस्तेमाल होगी कि आपको 1 किलो आइस को आप 1 किलो पानी में बदल सकें एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 1 किलो पानी को फ्रीज करें तो भी सेम 334 kg ऑफ हीट इस्तेमाल होगी कि हम पानी से बर्फ़ बनाए, बर्फ़ से पानी को भी सेम, ठीक है बच्चों। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 1 किलो पानी को जब हम वेपर स्टेट में चेंज करें, वेपराइजेशन है ना बच्चों, फ्यूजन क्या था, 1 किलो सॉलिड को
वाटर में बदलने के लिए हीट। व्हाट इज व्हाट नाउ, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब 1 किलो लिक्विड है, इसको अब आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, लेकिन टेम्परेचर का काम नहीं। लेटेंट हीट का माने ये है बच्चों कि भाई ये खुद की अपनी गर्माहट दे रहा है, इसमें टेम्परेचर का कोई ताल्लुकात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कुछ आपके, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ ऑफ दीज मेजरमेंट्स सो दैट आफ्टर यू गेट सम टाइम यू कैन इवेंचुअली राइट देम एज वेल एज, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा कुछ हीटिंग का है, ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद तो बस सॉल्विंग क्वेश्चंस है। हाँ, अभी मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही पढ़ाना है बच्चों, दैट्स इट। इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ लॉज ही बचे हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों इसमें। चैप्टर बहुत छोटा है, बस समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो प्लीज़ कॉमेंट में। तो ये कुछ हमारा हीटिंग कर्व है। हीटिंग कर्व में मतलब क्या बता रहे हैं, देखो बच्चा, ए बी सी डी ये 3 है, ओके, ये 3 है, 5 है हमारे पास, 3 कह रहे हूँ भाई, दिमाग सटिया गया हमारा, भूल जाते हैं हम सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जब हम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर, जब हम गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो बच्चों हम सालन ले लेंगे, हम इसे गर्म कर रहे हैं, वो जब हम गर्म करेंगे तो क्या वो सालन में गर्माहट नहीं आएगी, क्या वो ठंडा रहेगा हमेशा, नहीं ना, वो गर्म हो जाएगा, यानी कि वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो दैट इज़ व्हाट इट इज सेलिंग, टेलिंग नॉट सेलिंग, टेलिंग। जब टेम्परेचर अब बड़ा हो गया गर्माहट से, तो जो हीट अब्जॉर्ब होगी, इससे हमने प्लॉट किया ऑन द ग्राफ और एक कन्फर्म किया है, ठीक है। ए जो रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर का राइज हुआ है सॉलिड स्टेट में, यानी कि 50 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बता रहा है, सी शोज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन इट्स लिक्विड स्टेट फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो सी कव है, ठीक है बच्चों, एक मिनट, हाँ, ए कव ने क्या रिप्रेजेंट किया, 50 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, which is latent heat of fusion, latent heat of fusion LHF, ठीक है। उसके बाद सी कर्व ने क्या शो किया बच्चों, सी कर्व ने शो किया कि भाई टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, 0 to 100 हुआ, ओके बच्चों। नेक्स्ट इज डी जो शो करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LHV। ई टेम्परेचर बढ़ा हुआ बता रहा है किसका, गैसियस हीट का। एक मिनट बच्चों, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, लेट मी क्लियर दैट फॉर यू, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन, मेरे से ही कुछ गड़बड़ी है बच्चों। ए वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज ऑफ सॉलिड स्टेट, इंक्रीज इन सॉलिड स्टेट। बी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सी वाला बता रहा है लिक्विड स्टेट इंक्रीज। डी वाला बता रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड ई वाला बता रहा है गैसियस स्टेट में इंक्रीज, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, आई विल पुट दिस डाउन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको समझ में आना ज़रूरी है ये पॉइंट, बिकॉज दिस इज वेयर यू गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है बच्चों। दिस इज व्हाट हीटिंग कर्व इज, दैट इज इट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से हमारा कोई ताल्लुकात है नहीं वैसे। अगर आप चाहते हैं कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन करिए हमें, तो प्लीज़ कमेंट में, ताकि मैं आपको बोल सकूं। ये भी आई थिंक नहीं है आपको, हाँ, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस भी है बच्चों आपको। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, जो गैसेस हैं जब हम उसका लिक्विफिकेशन करते हैं तो ये आराम से स्टोर हो सकती है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। जो लिक्विफाइड गैसेस होते हैं हम इसे हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, एसीज, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं लोग, रॉकेट प्रोपलेंट के जैसा इस्तेमाल होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को हम क्रायो सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत चीज़ों के लिए, इवन बॉटनी में भी हेल्प करता है बच्चों को। बॉटनी में तो प्लांट की स्टडी में भी बहुत हेल्पफुल होता है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ ऐसा होता है जो हेल्प करता है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। लिक्विड जो क्लोरीन होता है, सॉरी लिक्विड ऑक्सीजन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है, लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो सर्जरी के लिए हेल्पफुल है, लिक्विड क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स के जो वाटर ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बहुत आराम होता है, पानी का प्यूरिफिकेशन कराती है, लिक्विड हाइड्रोजन कंबाइन करता है लिक्विड ऑक्सीजन को और फ्यूल बनाता है रॉकेट प्रोपल्शन के लिए। बच्चों प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंटर कन्वर्जेंस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस टेक अ स्क्रीनशॉट दैट इट लुक्स लाइक अ समरी फॉर यू, आपको टफ ना हो ये चीज़, ठीक है बच्चों। दैट वाज इट। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब मास के बारे में बात करेंगे तो ये किसने दिया था, लेवॉइजर एंड प्रोस्ट ने 2 लॉज प्रपोज किए थे, ठीक है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को बताता था।
ये लॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड है। अब इनका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहता है कि भाई मास ना कभी बनाया जा सकता है ना कभी तोड़ा जा सकता है। अगर हम इसे दूसरे भाषा में कहें तो जो केमिकल रिएक्शन है क्लोज सिस्टम में लिया जा रहा है, उसका जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है, यानी कि आप जितना रिएक्टेंट लोगे विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बढ़ा हुआ या प्रोडक्ट कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। कोई भी क्लोज सिस्टम ले लो आप, कोई भी क्लोज सिस्टम में क्या होगा, अब हमने कहा अभी जैसे कि मास बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, विच मीन्स इसका जो मास ऑफ रिएक्टेंस है विल बी इक्वल, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। जैसे कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड का जब हमने वेट किया, ठीक है, अनमिक्स सोल्यूशन, वो मिक्स सोल्यूशन के बराबर था, यानी कि जो मास था वो बराबर था। अनमिक्स सोल्यूशन और मिक्स सोल्यूशन का दोनों का मास बराबर था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट लुक्स लाइक। अभी क्लोज सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं व्हाट इज व्हाट बाय क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम इज नथिंग बट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मास था। A system is said to be closed if there is no exchange of mass across the boundaries, system and surroundings. Boundaries मतलब एक imaginary line होती है between system and surrounding. System मतलब जहाँ पे हम जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम कहते हैं सिस्टम। जो बाकी का है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं करते उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, अभी तो ज़रूरत नहीं है आपको समझ लीजिए, बस समझ लीजिए क्लोज सिस्टम होता क्या है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मास ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। And I think I have to complete now law of chemical combination. ये लास्ट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का, विच इज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, फर्स्ट एंड थर्ड पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों आपको आई बी टॉकिंग अबाउट इट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ही होगा आपको, आई एम श्योर। जहाँ पे हमने अभी क्या बात किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जो इस लॉ के हिसाब से हमने क्या कहा कि जो केमिकल रिएक्शन है क्लोज सिस्टम है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास से बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें बच्चों आई एम थिंकिंग देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट। ओके, हाँ, अभी ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन एटॉम थ्योरी ये बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जहाँ पे जो मास है ये अमाउंट ऑफ मैटर है, यानी कि मास जिससे हम वे करते हैं, कोई चीज़ का हम जब वेट करते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था ये बोला गया था, देखो बच्चों दोनों का इंटर रिलेशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन है। जिसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जो मैटर होता है ये किससे बना होता है, एटम से बना होता है। थर्ड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि भाई जो एटम्स होते हैं ना ही बनाए जाते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स and their mass should remain the same before and after the reaction। तो ये भी सेम है, बस हम इसमें एटम्स के बारे में बात करेंगे। भाई एटम्स और मास दोनों भी बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सिमिलर होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। इफ़ यू वांट नोट्स प्लीज़ टेल मी, और ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, ये भी होते हैं आपके लिए। आई डोंट नो अगर आपको होते नहीं है, बट स्टिल आई हैव पुट अप दिस। इफ़ यू वांट नोट्स यू कैन डेफिनेटली टेल मी, ये पूरे सोल्यूशंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है नाइन्थ में, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ होता है इसमें मेजरमेंट्स करने में, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी। ओके बच्चों, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बच्चों आई विल बी पुटिंग मोर वीडियोज़ अबाउट द क्लासेस। ओके, टाइम टू टाइम मैं आपको रोज़ 1 से 2 वीडियोस कोशिश करूँगी कि पुटअप कर दूँ। एंड अभी अपलोडिंग टाइम बढ़ चुका है, सो लिटरली मतलब मेरे टेंशन ही दूर हो चुकी है। आई कैन कंप्लीट 1 चैप्टर इन 1 वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको हर एक वीडियो देखना है, फिर मैं अगर आप कहोगे कि भाई मैम रिविजन सीरीज भी स्टार्ट कर दो आप, आई डेफिनेटली स्टार्ट दैट फॉर यू एज वेल। ओके बच्चों, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, जय हिंद, थैंक यू।